इंस्टीट्यूट उत्तराखंड से। आज हमारी खास मेहमान हैं शिखा गौतम जी, जो कि कुमाऊं का जो विख्यात स्कूल है लिटिल स्कूल, उसकी प्रिंसिपल हैं। साथ ही आप सीबीएसई व एनटीए की सिटी कोऑर्डिनेटर हैं। इसके अलावा सीबीएसई की मास्टर ट्रेनर भी हैं। आपको दिसंबर 2023 में सीबीएसई देहरादून के पूर्व शिक्षा अधिकारी रणवीर सिंह द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जा चुका है। मैडम, मेरा आपसे पहला प्रश्न यह है कि देश में जल्द लागू होने जा रही नई शिक्षा नीति एनईपी क्या है? सर, एनईपी को अगर मैं कम शब्दों में डिफाइन करूं तो इट इज़ अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच मीन्स दैट टू मूव अवे विद अ रोड लर्निंग। जो हमारा जो एक सिस्टम अभी तक जो असेसमेंट ओरिएंटेड सिस्टम था, उसमें जो हम कहते हैं कि रोड लर्निंग की हमने कुछ चीज़ रट्टाफाई करी, एग्ज़ाम दिया, असेसमेंट हुआ, मार्क्स आ गए। लेकिन जो एनईपी है, एनईपी कहता है कि हमें बच्चों को वो एक्सपोजर देना है जिसमें बच्चा कुछ करके, एक्सपीरियंस करके उस चीज़ को समझे और अपने आप को अपने लिए, खुद के लिए एक जगह बनाए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो मूविंग अवे फ्रॉम अ रोड लर्निंग टू कंसेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस, दैट इज अबाउट एनईपी इन अ शॉर्ट वेज। बट अगर देखा जाए एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस एनईपी का है सर, अगर हम पुराना जो प्रेजेंट सिस्टम हमारा एजुकेशन का है, आपने शायद सुना होगा कि हर स्कूल में कहीं, चाहे वो सीबीएसई स्कूल है, चाहे वो आईसीएसई है, लिखा होता है 10+2, मतलब कि 10 तक का एक 10 साल वो एक एजुकेशन सिस्टम के और 2 साल और 11-12 के। तो जो एनईपी कहता है कि बच्चे का जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो मानसिक विकास होता है वो 8 साल की उम्र तक होता है। तो एनईपी ने जो डिवीजन दिया का कि एजुकेशन ऐसी हो जहाँ पे जब जिस एज में बच्चे का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विकास होता है, मानसिक विकास, उसमें सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो एनईपी ने डिवीजन हमारा डाला 5+3+3+4। अब आप कहेंगे कि ये क्या, जैसे 10+2 वैसे 5+3 5+3+4 हो गया। तो जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी लेकर आए, बिकॉज ये एक चेंज है एक तरीके का, एंड इफ द चेंज इज बीइंग डन फॉर अ गुड कॉज, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो इसमें कहा कि जो 5 साल बच्चे के शुरू के, 3 साल की उम्र में बच्चे का एडमिशन होगा नर्सरी में, और 5 साल जो शुरू के यानी 3 और 5 8 साल, जिसमें उसका जो मानसिक विकास 70 से 80%, मतलब जो आप और मैं, हम तो शायद 10% में होंगे, तो जो टाइम है उस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया और कहा कि बाल वाटिका, नर्सरी से लेके सेकंड तक यानी कि 5 साल बाल वाटिका में, जो कि हमारा जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम जो 10+2 है, उसमें जो क्लास स्टार्ट होती है क्लास 1 से, यहाँ पे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी को भी ड्यू इम्पोर्टेंस दी गई है। ठीक है सर। फिर +3 5+3 यानी क्लास 3 4 5, जो ये वाले जो बच्चे हैं, जो बाल वाटिका वाले बच्चे हैं, यानी कि जो शुरू का जो 5 साल दिए हैं, उसमें एनईपी में कहा कि फिजिकल एजुकेशन पे फोकस किया जाए, बच्चों की मानसिक विकास पे फोकस किया जाए, और साथ ही उनको लर्निंग बाय डूइंग, कोई भी चीज़ करके देखने के लिए, तो वहाँ पे उस चीज़ पे फोकस है। फिर जो 3 साल आगे आते हैं उसमें कहते हैं कि अब आपका मानसिक विकास हो चुका, शारीरिक विकास हो चुका, अब थोड़ा सा स्ट्रीम एजुकेशन पे मूव कर जाए। सो जो 3 साल यानी 3rd 4th 5th, उसमें थोड़ा साइंस, मैथ्स, एसएसटी ये सब भी इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर 6th 7th 8th कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, और 9 to 12 यानी जो लास्ट के जो 5+3+3+4 जो लास्ट के 4 years हैं, उसमें एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इस पे फोकस किया गया है सर। तो कहने के लिए तो ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, लेकिन अगर कम शब्दों में इसको डिफाइन किया जाए तो एक सिंपल सी बात है कि मूविंग अवे फ्रॉम रोड लर्निंग टू कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सर। मैडम, दूसरा प्रश्न मेरा ये आपसे ये है कि शिक्षा पहले भी दी जा रही थी, शिक्षा आज भी जा रही है, बच्चे पहले ही पढ़ रहे थे, आज ही पढ़ रहे हैं, तो पुरानी शिक्षा पद्धति और नई शिक्षा पद्धति एनईपी है, इनमें बेसिकली मुख्य अंतर क्या है? सर देखिए, जब कोई चेंज होता है तो उसके पुराने वाले जो भी सिस्टम चल रहा होता है उसको ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं चेंज क्या है,
तो एक जो बेसिक चेन मुझे समझ में आता है वो है असेसमेंट पैटर्न का। आप भी पढ़े लिखे हैं, हमने भी पढ़ाई करी है, तो हमारे टाइम में जो असेसमेंट होती थी वो असेसमेंट होती थी, एक रिपोर्ट कार्ड हमें मिलता था जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी ये सारे सब्जेक्ट्स मेंशन होते थे और उनके आगे मार्क्स लिखे हुए होते थे, 100 में से या 80 में से जो भी मार्क्स लिखे हुए होते थे, पासिंग मार्क्स। और वो हमारा एक क्राइटेरिया डिफाइन करते थे कि हमें इतनी नॉलेज है, राइट सर। एक वही एक वे ऑफ असेसमेंट था, you write up an examination, you take up an examination and you've been assessed over it. But NEP में जो असेसमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया गया है। उसमें अगर हम दो लोग एक क्लास में पढ़ रहे हैं तो मैं आपका पीयर असेसमेंट करूंगी, आप मेरा पीयर असेसमेंट करेंगे। टीचर तो करेगा ही करेगा, वो पहले भी था, वो आज भी है। लेकिन यहाँ पे पेरेंट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, अगर बच्चे की जो भी हम ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं वो खाली स्कूल नहीं कर सकता, पेरेंट का उतना ही इन्वॉल्वमेंट, उतना ही इम्पॉर्टेंट है पेरेंट जितना कि स्कूल है। तो पेरेंट को भी ड्यू इम्पोर्टेंस दी गई है। पेरेंट का असेसमेंट भी टाइम ऑन मीन्स समय समय पर पेरेंट भी अपने बच्चे का असेसमेंट करेगा, पेरेंट भी अपना डिस्कस करेगा, और पीयर असेसमेंट, पेरेंट असेसमेंट, टीचर असेसमेंट एंड इवन द सेल्फ असेसमेंट, उसको भी एक इम्पोर्टेंस दी गई है सर। तो जो मुझे समझ में आता है कि ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है पुराने एजुकेशन सिस्टम में 10+2 में एंड 5+3+4 NEP 2020 में सर। एक्सपीरियंशियल लर्निंग से आपका क्या अभिप्राय है? सर जैसे कि ये वर्ड है एक्सपीरियंशियल, इससे ही हमें समझ में आता है कि एक्सपीरियंस। अब आज की डेट में हर बच्चा इंटरनेट चलाना जानता है, हर बच्चा, चाहे वो छोटा सा बच्चा भी हो, आप उसे फ़ोन दे दीजिए, वो यूट्यूब चलाएगा और अपने मतलब की चीज़ वो किसी ना किसी तरीके से कुछ भी इस टाइप के उसमें प्रॉम्प्ट्स डालेगा कि वो अपने मतलब की चीज़ निकाल लेगा। मेरा आपसे सवाल है सर, जब पढ़ते थे क्या हम वो चीज़ कर सकते थे? क्योंकि उस समय वो सुविधाएं भी नहीं थी और हमारे को उस तरीके का एक्सपोजर भी नहीं था। तो जो वर्ड एक्सपीरियंशियल है ये अपने आप में डिफाइन करता है कि जब हम कोई चीज़ करके देखते हैं तो जो हमारी जो लर्निंग होती है वो लाइफ लॉन्ग होती है। तो उसी पे मेरा कहना है कि जो वर्ड अपने आप में डेफिनेशन दे रहा है कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। अब अगर एक सिंपल सी मैं बात आपसे कहूँ कि जब हम कहते हैं कि हमने पानी में नमक डाला सर या चीनी डाली, फिर हम उसे मिलाते हैं तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो कहाँ चला गया, ठीक है सर। तो हाँ, अब उसमें क्या है, जब बच्चा इसको करेगा एक्सपेरिमेंट को तो उसे अपने आप समझ में आएगा कि भाई ये लिक्विड है, उसमें थोड़ा सा पार्टिकल्स होते हैं, तो वहाँ पे स्पेस में वो चला गया, एंड जो टेस्ट है वो या तो सॉल्टी होगा या मीठा होगा, जो भी हम मिलाएंगे। तो ये हम चाहे बोर्ड पे कितना समझा ले, लेकिन जब तक करेगा नहीं बच्चा तब तक समझ में नहीं आएगा। तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे NEP में बहुत जोर दिया गया है सर, ताकि बच्चे करें और सीखें और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स अपने अंदर एक लीडरशिप ट्रेट, क्योंकि टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ, अपने बारे में अपने लेवल को अंडरस्टैंड कर पाए सर। तो यही एक्सपीरियंशियल लर्निंग है कम शब्दों में सर, अदरवाइज बोलने का तो बहुत देर तक बोल सकते हैं, बट इट इज लाइक। मेरा अंतिम प्रश्न CUET क्या है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर देखिए CUET आपको पता होगा कि जब पहले, अगर हम आज से 2 साल पहले की बात करें, तो जब बच्चे 12th का एग्ज़ाम देते थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते थे तो क्या कट ऑफ जाती थी सर? 99, जैसे बड़े बड़े जो पुराने स्टीफन हो गया, मिरिंडा हो गया, तो वो कट ऑफ जाती थी, 100% तक भी कट ऑफ जाती थी, राइट। तो उसके लिए एक तरीके का ये कहना चाहिए कि बहुत स्ट्रगल बच्चों को उस मार्क्स के लिए करना पड़ता था। बट कितनी बार ऐसा होता था कि एक बच्चा जो किसी कारण से मार्क्स अपने बहुत अच्छे नहीं ला पाया, 12th में कोई मेडिकल रीज़न है या कुछ भी, तो उसका अच्छा होने के बावजूद भी उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छे कॉलेज नहीं मिलता था। तो अब क्या करा गवर्नमेंट ने 2 साल पहले, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आप नीट
नीट का एग्जामिनेशन होता है सर मेडिकल का, तो जितने मेडिकल कॉलेज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला के रख दिया। ऐसे ही सीयूईटी में जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको, जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, आपका बैंगलोर यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, सबको लाके एक प्लेटफॉर्म पे रखते हैं और बच्चा वहाँ पे एक एग्जामिनेशन अपीयर करता है और उसमें क्या है, उसको अगर क्रैक करता है तो बच्चे का उस कंपटीशन के बेस पे बच्चे का सिलेक्शन वो अपना यूनिवर्सिटी चूज कर सकता है। अब यूनिवर्सिटी तो बच्चे ने चूज कर ली सर, सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन बात उठती है कि ठीक है बच्चे ने पहले मार्क्स लेकर आता था, अच्छे मार्क्स आ गए, आपका एडमिशन हुआ, लेकिन अब वो प्रिपेयर कैसे करें सीयूईटी, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो जो सीयूईटी का भी जो सिलेबस है सर वो भी अपने आप में एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बेस्ड है। खाली वो मैथ्स इंग्लिश ये सब चीज़ नहीं है सर, कि जैसे पहले ये था कि मेरे अगर साइंस में अच्छे मार्क्स आए हैं और फिजिक्स में अच्छे मार्क्स हैं तो मुझे फिजिक्स में मिल जाएगा, लेकिन अब वो नहीं है सर। 200 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर भी होगा, उसमें आपका एप्टीट्यूड इंग्लिश का चेक किया जाएगा। 200 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड है सर, और 300 मार्क्स में सर बहुत इंपॉर्टेंट है जीके, करंट अफेयर, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, राइट सर, और क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये सब पर भी पूरे का पूरा वेटेज दिया गया है। और यही कारण है सर कि हमने अपने स्कूल में जब ये आया तो हमने अपने यहाँ पर भी सीयूईटी का हम प्रिपरेशन कराते हैं। हर हफ्ते हमारे यहाँ कुछ क्लासेस ली जाती हैं 11th-12th के बच्चों के लिए, और जूनियर्स में हम रखते ही हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो बस इस तरीके से सोच रहे हैं कि सीयूईटी जो है अपने आप में एक वो ना हो, लोगों को ऐसा ना लगे कि बहुत कुछ वो चीज़ है। अगर हम स्टार्टिंग से छोटी क्लास से बच्चों पर काम करना शुरू करेंगे तो अपने आप सीयूईटी वगैरह क्लियर हो सकता है, और बहुत सिंपल सी चीज़ है सर। जैसा कि आपने देखा, शिखा मैम ने बताया कि एनईपी के बारे में कि नई शिक्षा पद्धति के क्या लाभ हैं। तो जहाँ तक हमें समझ में आया कि पहले शिक्षा होती थी किताबी ज्ञान पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, और आज की जो शिक्षा है इसमें चहुमुखी विकास पर बच्चे के ध्यान दिया जाता है, उसके बारे में बिहेवियर कैसा है, शुरू से ही बच्चे की एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है ताकि उसका मानसिक व शारीरिक दोनों विकास हो सके। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए।